सर सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जो मिस्टेक्स होती हैं सर, चूँकि टॉपिक एक बार कवर करने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं टॉपिक अब तो अच्छे से कवर हो चुका है। बट हुँ, जब क्वेश्चन की प्रिपरेशन होती है, उसका एनालिसिस करते हैं हम, तब जाके हमें पता चलता है नहीं अभी भी हमें क्या और इम्प्रूव करना है सर। तो वहाँ से सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स पता चली। चूँकि मैंने सेट और नेट की प्रिपरेशन लगातार की थी और उसके बाद में एपी मैंने लगातार उसको अटेम्प्ट किया। तो जो मेरे नोट्स मैंने वहाँ से बनाए थे सर और आपके लेक्चर स्पेशली जो मैंने अटेंड किए थे, साथ ही साथ में नोट्स के बाद में उनका रिवीजन और टाइमली जो टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई सर। और चूँकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी है सर, तो मैं कहीं पर भी बैठकर इसको एक्सेस कर पाती थी, कॉलेज हो, कोचिंग हो, किसी भी जगह पे। तो इस टाइप से सर मुझे काफ़ी हेल्प हुई सर। स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर। ये सेशन जो है ये इंटरव्यू सेशन है और यहाँ पर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हम टॉपर्स को लेकर के आते हैं और इससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना इतना अकुमुलेटेड जो एक्सपीरियंस होता है, कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, और उस एक्सपीरियंस को कुछ 10-15 मिनट 20 मिनट के इस इंटरव्यू में वो आपको दे देते हैं और वो अपनी गलतियाँ भी साथ में बताते हैं और जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, जो रास्ता होता है जिस पर चल करके उन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालीफाई किया होता है, और हर एक नेट जो एस्पिरेंट होता है उसका एक सपना होता है, एक फाइनल सपना होता है कि यार उसे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है और उसके लिए आपको क्वालीफाई करना होता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम। तो आज आपने दूसरी बार मेरे साथ आप देख रहे होंगे साक्षी बंसोड़, और साक्षी बंसोड़ जो हैं वो पहले भी आ चुकी हैं जब उन्होंने जेआरएफ क्वालीफाई किया था, और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली उन्होंने मेहनत की, लगातार मेहनत की। दृढ़ निश्चय था, एक डेडिकेशन था और मोटिवेशन था कि मुझे करना ही है। और फाइनली जब एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया है, तो उनका नाम हमको देखने के लिए मिला। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारा कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ। साक्षी जी, मैं चाहूँगा सबसे पहला मेरा सवाल यही है आपसे कि आप अपने बारे में कुछ चीज़ें बताइए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई कैसे और किस बैकग्राउंड से आप आते हैं? क्या जो गरीब परिवार से भी आने वाले लोग हैं, जो मध्यम वर्ग से आने वाले भी लोग हैं, तो वो क्या इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर सकते हैं? क्या उनको इस तरह का सपना देखना चाहिए? तो साक्षी, मैं आपसे बताऊँ पूछ जानना चाहूँगा कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं? सबसे पहले आप हमारे स्टूडेंट्स को इस बारे में बताइए। जी सर, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी सर आपको। थैंक यू थैंक साक्षी। यू सर। और सर मेरा नाम साक्षी है और मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करती हूँ सर। और मैंने अपने ग्रेजुएशन में बीए और उसके बाद में पीजी में एमए किया हुआ था सर सोशियोलॉजी से। और उसके बाद में मैंने सेट, नेट और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर एपी के एग्ज़ाम को भी क्वालिफ़ाई किया सर। और यस। सोशल बैकग्राउंड सर मेरा कुछ इस प्रकार है कि मैं मिडिल क्लास से ही बिलॉन्ग करती हूँ सर और साथ में ही मैंने ट्रेडिशनल कोर्सेज़ जैसे कि बीए और एमए होते हैं उसमें मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा। चूँकि मेरा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था सर। और डेफ़िनेटली जैसे कि आपने कहा कि क्या कोई गरीब परिवार से आने वाले बच्चे भी इसको प्रेफ़र कर सकते हैं, तो जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा बेनिफिट इसका है कि एक ट्रेडिशनल कोर्स है, तो ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में जानकारी होती है सर। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट भी ऐसा है जो हमें हमारी सोसाइटी से कनेक्ट करके रखता है, जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है सर। तो डेफ़िनेटली कोई अगर गरीब परिवार से है या कोई भी किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से है सर, तो वो मैटर नहीं करता है। जो आप मेहनत करते हैं, जो आपका डेडिकेशन है, वो मैटर करता है सर। यस, और यहाँ पर कम रिसोर्सेज में भी आप लोगों की तैयारी हो जाती है ना? जी सर। क्योंकि एक तो बैकग्राउंड होता है और काफ़ी मतलब आसान होता है। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी है, उसमें अभी उस तरह की होड़ नहीं है कि 1 लाख रुपए फ़ीस और ये सब। जी, तो वो एक अच्छी बात मुझे लगती है कि कोई भी जो थोड़ा-सा अगर जिस किसी स्टूडेंट्स के अंदर चाह है, और तो उसको वो तैयारी अच्छी तरह से कर सकता है। जी सर। यस। तो आपका बैकग्राउंड भी सोशियोलॉजी रहा है, तो ये वाला सवाल तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता हूँ कि जिनके बैकग्राउंड अलग होते हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। मगर काफ़ी समय से आप सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक से जुड़े हुए हैं। तो मेरा जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक से आपको आपके इस जर्नी तक आने में, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, फिर वो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर उसके बाद आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भी फाइनली क्वालिफाई किया। तो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके
इस सक्सेस की जर्नी में? जी सर। सर केवल एमपीपीएससी या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि मैं जब से मैंने सेट क्वालीफाई किया था सर और नेट जेआरएफ भी मैंने क्वालीफाई किया था, तब से ही टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का मेरी प्रिपरेशन में एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा सर। चूँकि मैंने सेट और नेट की प्रिपरेशन लगातार की थी और उसके बाद में एपी मैंने लगातार उसको अटेम्प्ट किया, तो जो मेरे नोट्स मैंने वहाँ से बनाए थे सर और आपके लेक्चर स्पेशली जो मैंने अटेंड किए थे, साथ ही साथ में नोट्स के बाद में उनका रिवीजन और टाइमली जो टेस्ट भी अटेम्प्ट किए थे, उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई सर। और चूँकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी है सर, तो मैं कहीं पर भी बैठकर इसको एक्सेस कर पाती थी, कॉलेज हो, कोचिंग हो, किसी भी जगह पे। तो इस टाइप से सर मुझे काफ़ी हेल्प हुई सर। तो बूस्टर कोर्स भी आपने अटेंड किया होगा उस समय जब आपने क्लासेस की होंगी। जी सर, डेफ़िनेटली किया था सर मैंने। बूस्टर कोर्स का भी आपको बहुत हेल्प मिला। जी सर, जी सर। जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बूस्टर कोर्स जो होता है उसमें आपको आपकी वीकनेस पता चल जाती है और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं जी और सर। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है बूस्टर कोर्स। तो क्या आपके आपको क्या-क्या फ़ायदा मिला था बूस्टर कोर्स से? सर सबसे पहले जैसे आपने कहा कि जो मिस्टेक्स होती हैं सर, चूँकि टॉपिक एक बार कवर करने के बाद हमें ये लगता है कि नहीं टॉपिक अब तो अच्छे से कवर हो चुका है। बट हुँ, जब क्वेश्चन की प्रिपरेशन होती है, उसका एनालिसिस करते हैं हम, तब जाके हमें पता चलता है नहीं अभी भी हमें क्या और इम्प्रूव करना है सर। तो वहाँ से सबसे पहले अपनी मिस्टेक्स पता चली और दूसरा सर मिस्टेक्स के बाद में जब टॉपिक कंप्लीट किया तो सर वो ज़्यादा अच्छे से और इम्प्रूव तरीके से कर पाए सर। तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है सर और साथ ही साथ में होलिस्टिकली सिलेबस की प्रिपरेशन हो जाती है सर। अगर आप टॉपिक वाइज़ सिलेबस कंप्लीट करें वहाँ से, तो एक ऐसे अगर यहाँ से कंप्लीट करते हैं, तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन के साथ में आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं सर, कि हमें ये नहीं बनता है, ये बनता है, हमारे मिस्टेक्स और हमारी स्ट्रेंथ, इस पर हम काम कर सकते हैं सर। तो साक्षी जैसे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, तो ये देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अलग है ना? जब हम वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का सिलेबस देखते हैं, तो वहाँ मीनिंग एंड डेफिनिशन ऑफ सोशियोलॉजी से क्लास सिलेबस स्टार्ट होता है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ यूनिट 1 में होती हैं, जहाँ पे कि 26 थिंकर्स होते हैं। और भी बहुत जब हम देखते हैं, तो सिलेबस जो है काफ़ी डिफरेंट लगता है। तो ये जो दोनों सिलेबस है, इसको आपने कैसे कोप अप किया? आपने यूजीसी नेट जब आप तैयारी कर रही थी, क्या तब भी आपके दिमाग में था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी तैयारी करनी है क्योंकि मुझे अल्टीमेटली बनना तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है। तो क्या आप जब यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी, तब भी आप इसको साथ में लेकर के चल रही थी? जी सर। चूँकि मैं जब से नेट जेआरएफ प्रिपेयर कर रही थी, उसी टाइम से मैंने सोचा हुआ था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का भी एग्ज़ाम देना है। तो उस टाइम से मैंने सर प्रॉपर लेक्चर लेते हुए प्रॉपर नोट्स तैयार किए हुए थे सर। तो उससे मुझे ये हेल्प हुई कि नोट्स तैयार मेरे हो चुके थे। तो जो टॉपिक्स असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और यूजीसी नेट में कॉमन थे सर, उसमें मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा सर। तो मैं उन टॉपिक्स को केवल नेट के रिसोर्सेज़ जो मैंने तैयार किए थे, उससे मैंने रेफ़र किया और मैं नेक्स्ट जो मेरे नए टॉपिक्स थे कुछ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में, उन पर चली गई सर। तो सबसे पहले तो एक रिसोर्स तैयार हो गया सर, दूसरा ऐसा करने से टाइम सेविंग हो गई सर। तो मैं नए टॉपिक्स को हुँ, अच्छे से प्रिपेयर कर पाई और उनको अच्छे से रिवाइज़ कर पाई सर। क्योंकि एमपीपीएससी में जैसे थिंकर्स कम होते हैं, परंतु जो डेटा होता है, फैक्चुअल डेटा एमपी का या फिर इंडिया का, वो अच्छे से रिवाइज़ करना होता है सर। तो उस पर मैं ज़्यादा फ़ोकस कर पाई सर। बिल्कुल सही। तो साक्षी यहाँ पर ये भी मैं बहुत ज़ोर दूँगा कि जो पेपर 1 जीके होता है ना? जी, उसको मतलब बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे लोग जो हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक? तो उसको ज़रूर से तैयार कीजिए, ठीक? आप जी, सब लोग जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू में बैठने वाला एक शख्स मैं भी था, है कि जी, नहीं? जी, और कहीं न कहीं मैंने आज तक कभी पेपर 1 जो है वो देखा ही नहीं, ठीक? तो सोशियोलॉजी से ही मैं इंटरव्यू तक तो पहुँच गया, लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद ये भूल चुका था कि यार मैंने भी ये मतलब पेपर 1 को पूरी तरह से इग्नोर किया है। पूरी तरह से इग्नोर किया था 100%। मैं और जब तक मैं इंटरव्यू तक पहुँचा मैं ये बात भूल गया कि मैंने पेपर 1 तो पढ़ा ही नहीं है और मुझे भी अपने ऊपर बहुत भरोसा हुआ था जो भी पेपर मतलब अगर आप बहुत अच्छा भी कर लेते हैं सोशियोलॉजी, तो ये बात है कि आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है कहीं न कहीं मुश्किल होता है। तो साक्षी मैं आपसे यही कहना पूछना चाहूँगा कि आपने पेपर 1 जो जीके था एमपी का, उसको कैसे तैयार किया?
जी सर, डेफ़िनेटली 50 क्वेश्चन्स आउट ऑफ 200 इम्पोर्टेंट होते हैं, हाँ, जो एमपी जीके से बहुत आने मायने वाले हैं, रखते हैं। तो उसको यस। कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। सोशियोलॉजी के साथ में ही सर इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, बट उसके लिए जो रिसोर्सेज़ मैंने यूज़ किए थे सर, कुछ बुक्स आती हैं, जो सिविल सर्विसेज़ हुँ। एस्पायरेंट होते हैं, वो भी पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें परीक्षा धाम है सर, और तथ्य बाण है, और करंट अफेयर्स भी सर रेगुलरली पूछा जा रहा है, जैसे कि स्कीम्स आ जाती हैं सर, तो यस। उसके लिए कोई ना कोई ऑनलाइन कंटेंट या फिर न्यूज़पेपर और कोई मैगज़ीन सर, इसके साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बुक लेकिन रेगुलरली आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए एमपीजीके की, जिसको आप कंटीन्यूअसली रिवाइज़ करें, और एक करंट अफेयर्स का सोर्स है। यानी स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जो स्टेट है, वहां पे जो सिविल सर्विसेज में कुछ बुक्स होती हैं जो बहुत पॉपुलर होती हैं। आप कोई भी एक बुक ले लीजिए जीके की, और उसको आप गो थ्रू कर जाइए। ठीक, और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है कि जो स्कीम्स चल रही होती हैं स्टेट के अंदर, बहुत पॉपुलर स्कीम्स होती हैं, उस पर सवाल बनते हैं। तो काफ़ी मुझे लगता है कि शायद एमपीपीएससी में 2 से 3 सवाल जो थे वो डायरेक्टली स्कीम पर थे, है ना? जी, तो अगर वो स्कीम आपने नहीं पढ़ी है, तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों पर आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोशियोलॉजी आप कवर करते जा रहे हैं और जीके को आप नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर भी कर लेंगे ना, तो कहीं न कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में आप आ जाते हैं। ठीक है? तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो साक्षी, कितना टाइम देना चाहिए डेली बेसिस पर कि यार इतने घंटे हमें पेपर 1 की तैयारी करनी है, या इतने घंटे हमें जो आपका सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है। तो ये कैसे मैनेज करना चाहिए? क्या टाइम टेबल होना चाहिए? जी सर, जैसे कि मैंने खुद किया था डेली बेसिस पे, मैंने सर ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ सर 7 टू 8 आवर्स डेली मैं इसी की प्रिपरेशन के लिए देती थी सर। मतलब सोली हुँ, इसी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैंने टाइम डिवाइड किया हुआ था। जिसमें कि पेपर 1 के लिए मैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स के आसपास देती थी। जिसमें कि एक बुक मैंने ले रखी थी, उसको रिवाइज़ करना और करंट अफेयर्स पढ़ना, साथ में न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर से तो सर मैं बताना चाहूँगी कि एक डायरेक्टली क्वेश्चन्स भी आए हैं, मतलब करंट हुँ, अफेयर्स से। तो वो भी इम्पोर्टेंट है सर। और साथ ही साथ में 8 आवर्स से अगर आप 3 हटा दें, तो बाकी के फिक्स्ड 5 टू 6 आवर्स जो होते थे वो कंप्लीटली सोशियोलॉजी के लिए सर। और इसके बाद में मेरा ये भी प्रैक्टिस होती थी कि साथ में 8 आवर्स अगर आपने पढ़ लिया है, तो 1 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और उसके साथ में सर 8 टू 9 आवर्स मैं डेली पढ़ती थी। राइट। तो साक्षी, क्या आपने ये इंतज़ार किया था कि मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं मॉक टेस्ट लगाऊँ या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ? जी नहीं सर, डेली ही जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर, उसके कुछ ही ऑलमोस्ट 10 टू 15 डेज़ में जो भी मैंने कवर किया था सर, उसके बाद से राइट। ही मैंने स्टार्ट कर दिया था कि क्वेश्चंस भी करने हैं और साथ ही साथ में सिलेबस भी कंप्लीट करना है सर। तो जैसा कि साक्षी, यूजीसी नेट जो है, वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप वो नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले होते हैं, वो भी इस इंटरव्यू सेशन को ज़रूर से देखेंगे और देखते हैं। तो मैं आपके जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का प्रोसेस था, जिसमें उसमें भी आपने टाइम का डिवीज़न किया होगा, जैसे पेपर 1 और पेपर 2, वहाँ पर भी सीसेट और अ, मतलब जो पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, और फिर उसके बाद एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पे आपने टाइम कैसे डिवाइड किया, कैसे मैनेज किया? वो भी आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को। यानी कि एक बार आप ये नेट में आप कैसे प्लानिंग करते हैं, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में आप कैसे प्लानिंग करते हैं, और अपने फाइनल गोल को ध्यान में रख कर के जब आप नेट की तैयारी कर रहे होते हैं, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर को भी ध्यान में रख कर के कैसे मैनेज करते हैं? वो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। जी सर, चूँकि नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के साथ में ही सर एम ये भी होता है कि फाइनल गोल जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को क्रैक करना है सर। तो बेटर ये होता है कि अगर आप दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सर, तो उसमें टाइम सेविंग हो जाता है। और साथ में नेट की प्रिपरेशन में जो अपने पास में 10 यूनिट्स होती हैं सर, उसमें से बहुत सारी यूनिट्स का जो सिलेबस है, वो ओवरलैप करता है सर एपी के सिलेबस से। हुँ। और कुछ ही ऐसी यूनिट्स हैं जो कि उससे मैच नहीं करती हैं। तो दोनों को एक साथ कवर किया जा सकता है सर। और पहले मैं नेट जेआरएफ के बारे में बताना चाहूँगी, तो उसमें भी मैंने इसी टाइप से टाइम डिवाइड किया था सर, 8 टू 9 आवर्स ही था, डेली मैं उसमें पढ़ती थी।
और उसमें पेपर 1 और पेपर 2 को मैंने सेपरेटली प्रिपेयर किया था सर। मतलब पेपर 1 को प्रिपेयर किया, फिर क्वेश्चंस किए, रिवाइज़ किया, वैसे ही पेपर 2 को प्रिपेयर किया और क्वेश्चन के साथ में रिवीजन किया सर। साथ ही साथ में सर दोनों प्रिपरेशन में ये याद रखना चाहिए कि सिलेबस की डिमांड क्या है सर। दोनों के सिलेबस में अलग-अलग जो चीज़ें हैं उनको अलग-अलग किया जाए सर, और जो मतलब जो ओवरलैप करता है उसको एक साथ किया जा सकता है सर। जैसे कि अगर आपने नेट में कुछ थिंकर्स पढ़ लिए हैं, तो वही थिंकर्स सर एपी में भी रिपीट हो जाते हैं। तो उनको एक बार नेट में पढ़ लिया सर तो बस हो गया, उसके बाद में आपको उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। इस टाइप से सर कंसेप्चुअल और साथ में एपी के लिए जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स और ऐड करने होते हैं सर। तो इसी टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं सर। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? और जो यूजीसी नेट है, उसमें भी आपने वही काम किया था कि आप रोज़ 1 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते थे? जी सर, और रिवीजन स्ट्रैटेजी सर मेरी इस टाइप से थी कि सबसे पहले मैं जब सुबह मुझे पढ़ना स्टार्ट करना होता था, उसके पहले मैं डेली हाफ एन आवर केवल रिवीजन करती थी जो मैंने लास्ट डे पढ़ा हुआ था। तो मैं उसको रिवाइज़ करके मुझे ये पता चल जाता था कि मुझे क्या आज नहीं आ रहा है, चूँकि मैंने उसे कल ही पढ़ा है तो वो मुझे आना चाहिए। पर फिर भी मैं क्या भूल रही हूँ, तो मुझे मेरी वीकनेस पता चलती थी सर, और साथ में उस टॉपिक के बारे में आज मुझे क्या गलतियाँ हो रही है, वो पता चल जाती थी। तो मेरा रिवीजन भी हो रहा है सर, मेरी वीकनेस भी पता चल रही है इससे। और साथ में जब आप नए कुछ टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होता है कि मेरा ये कवर हो चुका है, ये करना बाकी है, तो इससे टाइम मैनेजमेंट भी इफेक्टिवली हो पाता है सर। तो पहला तो डेली रिवीजन होता है सर, और फिर उसके बाद में वीकली। जैसे आपकी जो भी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएँ, आप उसको एक बार रिवाइज़ करके क्वेश्चन लगाते रहें सर। यस। तो दोनों जगह आपने सेम स्ट्रैटेजी रखी है। जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भी तैयारी कर रहे थे, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी वही रही कि डेली रिवाइज़ करना है और वीकली रिवाइज़ भी करना है। और जी जब सर। आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे थे, तो तब भी सेम तरह की स्ट्रैटेजी जो है, वो आपने फ़ॉलो की है। जी सर। एपी के चलिए। सिलेबस में ये इम्पोर्टेंट बात है सर कि उसका जो आपको होलिस्टिकली सिलेबस को एक बार सारा ही आपका कवर किया होना चाहिए। कई बार नेट में होता है कि कुछ चीज़ें हमसे छूट जाती है, लेकिन कुछ हम स्ट्रॉन्ग अच्छे से करके जाते हैं, उससे भी हेल्प हो जाती है। बट एपी में आपको जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि वो हुँ। आपका फाइनल गोल है, तो उसमें आपको हर वर्ड पे आपकी कमांड होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंटेंट आपके पास में अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सर एपी में स्पेशली। अच्छा, साक्षी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को और मुझे भी एक जिज्ञासा है कि इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कुछ तो ध्यान होंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझसे जब पूछा गया था तो मैंने उसको ऐसे नोट कर लिया था। तो एक लिस्ट बन गई थी बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस जो आपको ध्यान हो, आप बताना चाहें कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू के टाइम पे? जी सर, कुछ क्वेश्चन्स मुझे याद है, मैंने भी इस टाइप से लिस्ट बनाया हुआ था। तो उसमें जो मेरा इंटरव्यू बेसिकली चला था सर, वो मेरे डैफ पर चला था, और हुँ, सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कांसेप्ट और थिंकर्स मुझसे पूछे थे सर। तो मेरा जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था सर, चूँकि मैं बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो वहीं से मतलब चेयरमैन सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए कि चूँकि आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ के समाज के बारे में बताइए। मतलब मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो वहाँ की सोसाइटी की फीचर्स, वहाँ की विशेषताएँ क्या हैं और समस्याएँ क्या हैं? ये मैंने बताया, और फिर उसके बाद में ही सर वहाँ पे मैंने कहा कि सेक्स रेशियो हाईएस्ट है सर एमपी में। तो उन्होंने पूछा यस। कि क्यों, रीज़न्स क्या हैं सेक्स रेशियो हाईएस्ट होने के? और उसके बाद में सर ये भी पूछा कि जैसे मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है 12th तक के मैथ्स था। उसके बाद में मैंने आर्ट्स चूज़ किया, तो बच्चे ऐसा क्यों करते हैं कॉलेज में जब वो आते हैं? तो ये भी पूछा उन्होंने। फिर सर सोशियोलॉजी से मुझे उन्होंने रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन पूछे, और कुछ मैं उन्होंने ये पूछा कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? आप सोशियोलॉजी में क्या अच्छे से पढ़कर आए हैं? तो मैंने उनसे कहा सर कि मैं बेसिक कांसेप्ट्स के साथ में थिंकर्स को अच्छे से पढ़कर आई हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर बेसिक कांसेप्ट में पूछ लिया सर कि सोशलाइज़ेशन क्या होता है? इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? और सोशलाइज़ेशन की नई इमर्जिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं? और रिसर्च से क्वेश्चन पूछे सर, चूँकि मेरा नेट जेआरएफ था, तो मैम ने स्पेशली अलग से पूछा, अच्छा आपका नेट जेआरएफ है, तो बताएँ रिसर्च से क्वेश्चन। फिर क्वेश्चनेयर और शेड्यूल में क्या डिफरेंस होता है? किस पॉपुलेशन पर आप शेड्यूल अप्लाई करेंगे, किस पर आप क्वेश्चनेयर अप्लाई करेंगे? और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होती हैं? वो किस टाइप से डिफरेंट है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से? और बेसिक कांसेप्ट में और भी जैसे कि सर कुछ फैक्ट्स भी पूछ लिए एमपी जीके के, एससी-एसटी की पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा होती है और हुँ, इनकी हुँ, हुँ। सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है? सोशियोलॉजिकल एनालिसिस मतलब एक तरीके से कि एससी और एसटी में क्या डिफरेंस होता है? थिंकर से मुझे सर सिर्फ जीएस घुरिये जी के बारे में पूछा गया था कि उनका एक कोई भी पॉपुलर कांसेप्ट समझा दीजिए।
बस सर, बस इतने ही क्वेश्चन पूछे। मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसे मैं कह सकती हूँ कि बेसिकली मेरी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा उस पे था और सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे और रिसर्च पे था सर। ग्रेट। काफ़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और सारे लगभग क्वेश्चंस भी बहुत अच्छी तरह से आपने बताए। तो फाइनली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये आपसे जानना चाहूँगा कि 3 गोल्डन रूल्स जो आप हमारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे कि आपको ये करना चाहिए और आप नेट भी क्वालीफाई करेंगे और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई करेंगे। तो वो 3 पॉइंट्स आप बताइए। अ, जी सर। सबसे पहले तो हमें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देना है सर, तो उसकी तैयारी आपकी सेट और नेट से ही शुरू हो जानी चाहिए सर। तो प्रिपरेशन आपकी होलिस्टिक होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं करेंगे कि सेट करेंगे, नेट करेंगे और फिर एपी की तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहला है होलिस्टिक प्रिपरेशन सर। और दूसरा है सर टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स कंप्लीट करनी है पेपर 2 की, उसके पहले एमपीजीके भी कंप्लीट करना है सर। तो ऐसे नोट्स को प्रेफर करें सर जो शॉर्ट हैं, जो क्रिस्प है और आपको कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं सर। इसमें टेक्स्ट बुक के मैंने कुछ नोट्स प्रिफर किए थे सर, जो मैं नेट और सेट के थे। आपके लेक्चर के मैंने शॉर्ट नोट्स स्पेशली बनाए थे सर, कि मैं लास्ट टाइम में उनको रिवाइज कर सकूं। तो दूसरा है सर नोट मेकिंग और रिविजन। और तीसरा है सर इसमें आपका सेल्फ एनालिसिस और डेली जो आप काम कर रहे हैं सर, आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कि एनालिसिस करते जाएँ कि स्ट्रेंथ वंडरफुल। क्या है, वीकनेस क्या है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि सर एग्ज़ाम में कई बार ऐसे होता है कि सारा टॉपिक हम पढ़ के चले गए हैं, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट वहाँ अटेम्प्ट करते समय हमें लगता है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, मतलब ऑलमोस्ट हमें उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है सर, पढ़ने के साथ-साथ में। थैंक यू वेरी मच साक्षी। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत मदद करेगा ये आपका इंटरव्यू और स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में ये जो इंटरव्यू रहेगा एक माइलस्टोन की तरह रहेगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पेपर वन को इग्नोर करने की गलती मत कीजिएगा कभी। और बिल्कुल जैसा साक्षी ने आपको बताया है, वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि डेली रिवाइज़ कीजिए और फिर उसके बाद वीकली रिवाइज़ कीजिए। और ये इस चीज़ का इंतज़ार कभी मत कीजिएगा कि सोशियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम जो है मॉक टेस्ट लगाएँगे। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक? और अपने आप को कंसोलिडेट रख कर के चलिएगा, ठीक है? अच्छा साक्षी एक सवाल और मेरे मन में अभी आया, जो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर चीज़ पढ़ने के चक्कर में मैस अप कर लेते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा। मतलब वो सोचते हैं कि यार यहाँ से एक सवाल आया था, तो वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे फ्रेड डेविस अगर मान लीजिए कोई थिंकर है, तो कभी एक आध कोई थिंकर दिख गया उन्हें, तो उन्हें लगता है कि यार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो फिर उसको पूरा कवर करने में लग जाते हैं। फिर इस तरह से उनका जो सोशियोलॉजी है, वो कहीं न कहीं कंसोलिडेट नहीं हो पाता है। तो क्या ये सही तरीका है कि कोई एक एक आध थिंकर के पीछे अपना पूरा टाइम लगाना या क्या करना चाहिए? जी नहीं सर, ये सही तरीका तो नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास में सिलेबस दिया हुआ है सर। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस दिया हुआ है। तो हमें सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, टाइम के अंदर करने हैं और उसके बाद रिवीजन भी करना है सर। तो अगर हम एक टॉपिक पे इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो बाकी टॉपिक्स हमारे छूट जाएँगे सर। और ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर उससे क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए या उसी से संबंधित कोई और क्वेश्चन आ जाए सर। अगर टॉपिक आप कवर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है उस टॉपिक से क्वेश्चन आने के सर, बजाय एक क्वेश्चन को आप एक बेस बना लें और उसके बेसिस पे आप तैयारी करें। इससे टाइम वेस्ट भी होगा सर और हो सकता है कि आगे आने वाले जो टॉपिक्स हों वो प्रॉपर्ली कवर ना हो पाएँ सर। इसलिए इससे बेटर है कि आप एक टॉपिक से हटकर आप सारे टॉपिक्स को होलिस्टिकली प्रिपेयर करें सर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में रिवीजन करें। यस, तो स्टूडेंट्स ये भी तय करना बहुत ज़रूरी है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक? तो थैंक यू वेरी मच साक्षी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले मैंने जब आपका जेआरएफ का इंटरव्यू लिया था और अभी मैंने जब असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालीफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया है, तो काफ़ी मैच्योरिटी, काफ़ी चेंज और काफ़ी धैर्य, काफ़ी आत्मविश्वास मुझे आपके इंटरव्यू में नज़र आया। तो ये जो धैर्य है, ये आत्मविश्वास आपका बना रहे और लगातार आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहें और फिर से एक बार मैं आप लोगों को आपको पूरी बधाई देना चाहूँगा अपने पूरे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के टीम से टीम की तरफ से और मेरी तरफ से भी।
आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ऊपर पहुँचे और एक दिन हम लोग आपकी थ्योरी जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच यू साक्षी। सो मच सर, थैंक यू। आपने इंटरव्यू लिया सर, और आपके माध्यम से मैं और भी बच्चों से कनेक्ट हो पाऊँगी सर। सेट, नेट और एपी के लिए भी सर गाइड कर पाऊँगी, और इससे भी मुझे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है सर कि मैं आगे आने वाले कॉलेज में बच्चों को कैसे गाइड करूँगी सर, और कैसे सोशियोलॉजी के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच सर। तो साक्षी जुड़े रहिएगा, ठीक? क्योंकि आने वाले समय में भी हो सकता है कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में। जी थैंक यू सर, वेरी मच साक्षी। थैंक यू सो मच सर। यस।